नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रज्ञा वत्सल मिश्रा और मेरे साथ हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता दूधनाथ सिंह पटेल। इन्होंने फाफा माओ से समाजवादी पार्टी से आवेदन किया है और बहुत उम्मीद है कि 2022 का चुनाव ये समाजवादी पार्टी से लड़ेंगे। आइए इनसे सियासी चर्चा करते हैं। दूधनाथ सिंह पटेल जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपको नहीं लगता राजनीति बहुत अवसरवादी चीज़ है और इसमें आजकल नेता अवसर देखकर ही अपना पलड़ा पलट देते हैं? परिस्थितियाँ व्यक्ति को मजबूर करती हैं। इस नाते राजनीति आज अवसरवादी हो गई है, लेकिन आज भी इस देश के अंदर बहुत सारे लोग सैद्धांतिक राजनीति करते हैं और विचारों की राजनीति करते हैं। हम लोग समाजवादी लोग हैं और डॉक्टर लोहिया और अंबेडकर जी को पढ़ा है और उस पर चलकर ये प्रयास करते हैं कि जो इस देश में एक वैचारिक राजनीति होनी चाहिए उस पर हम लोग जो है चलें और उस पर चलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। सत्ता के गलियारे में बहुत सारे लोग सत्ता की ओर भागते हैं जी। जो सिद्धांत को किराने कर देते हैं, लेकिन हम लोग जो है हम ऐसे ना जाने कितने कार्यकर्ता समाजवादी के लिए हर तरह से त्याग करने के लिए, बलिदान करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन वो सत्ता की गलियारी की ओर कभी देखना नहीं चाहते हैं। अपना है तो अपना है, इस सिद्धांत के साथ आज समाजवादी के लोग संघर्ष कर रहे हैं। सर, सत्ता की चाह तो नहीं है, फिर भी लोग अवसरवादिता में पार्टियां बदलते हुए भी दिखते हैं, ऐसा क्यों है? वो करने वाले करेंगे, ये निरंतर होता रहा है। आज़ादी के बाद जब से ये राजनीतिक जीवन लोगों के लिए शुरुआत हुई है, वो लोग करते हैं, करने वाले करते रहेंगे, लेकिन उसमें से जो परसेंटेज है आज भी वो बहुतायत परसेंटेज है जो सिद्धांत की राजनीति कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। वो राजनीति कभी विचारों से नहीं बेच सकते हैं, लेकिन हैं बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ कुर्सी के लिए, सिर्फ MP MLA बनने के लिए राजनीति कर रहे हैं। हम भी एक कार्यकर्ता हैं, हम कभी विचारों से समझौता नहीं किया है। आज भी अम्बेडकर और लोहिया ऐसे तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों की विचारधारा को लेकर समाज में काम करते हैं और चल रहे हैं। सर, आज की राजनीति में ये भी लगता है कि जनता को उनकी समस्या में अकेला छोड़ दिया जाता है। ऐसा कोई भी नहीं है जो उन्हें आश्वस्त कर सके कि उनकी समस्या को दूर किया जाएगा। ऐसा क्यों है? ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है जो पार्टी सरकार में है, उसकी जवाबदेही है जनता की समस्याओं के प्रति। अगर वो जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशील नहीं है, उसके प्रति वो जवाबदेह नहीं है, तो कहीं न कहीं उसकी नाकामी है। हम मानते हैं कि जनता बड़ी उम्मीद के साथ सरकार बनाती है, सत्ता किसी दल को सौंपती है, और जब उसकी अपेक्षाओं पे वो सरकार काम नहीं कर पाती है तो ये माना जाता है कि जनता के साथ धोखा हुआ और जनता स्वयं धोखे में पड़ी। इसी उम्मीद के साथ जो है आज लोकतंत्र में चुनाव होता है और जनता ये महसूस करती है कि हमारे लिए, हमारे सम्मान के लिए, हमारी समस्याओं के लिए सरकार काम करेगी, परंतु ऐसा नहीं हो पा रहा है। आपने इस बार फाफा माओ के विधानसभा के लिए चुनाव का आवेदन किया है जी। आप फाफा माओ से पुराने खिलाड़ी रहे हैं, ऐसे में आज की राजनीति और पुरानी राजनीति में आपको क्या डिफरेंस दिखता है, आपको क्या अंतर दिखता है? अब विधानसभा, लोकसभा के लिए तो मैं बहुत खिलाड़ी अपने को नहीं मानता हूँ, लेकिन मेरा पूरा राजनीतिक जीवन लगभग 32 वर्षों का रहा है। मैंने समाज में और फाफा माओ नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र के ऐसा कोई गांव, पुरवा, मजरा नहीं है जहां मैं न गया हूं, लोगों से परिचित न हुआ हूं, लेकिन मेरे मन में कभी ये भाव नहीं आया कि मुझे MP MLA होना चाहिए, मुझे MP MLA का चुनाव लड़ना चाहिए। मैं एक सामान्य से परिवार से निकलकर सिर्फ सोशल राजनीति करता हूं, लोगों के दुख सुख में शरीक रहता हूं। 4 बार मुझे जिला पंचायत चुनाव जीतने का मौका मिला। 1995 से अगर मैं चुनाव जीत रहा हूं, 25 वर्षों का समय हो गया। उसके पहले 10 वर्षों से कहीं न कहीं मैं सोशल राजनीति में अपनी शुरुआत किया विश्वविद्यालय की पढ़ाई लिखाई करने के बाद, लेकिन मेरे मन में कभी नहीं आया चुनाव लड़ूं, न मैं लड़ा हूं। अगर मेरे मन में आता तो कहीं न कहीं अगर दल न सही तो लोग निर्दल लड़के भी अपना नाम लिखा लेते हैं कि मैं पूर्व प्रत्याशी रहा हूं, लेकिन मैं आज तक विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा है। माननीय समाजवादी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यदि आशीर्वाद मिलेगा, पार्टी का आदेश मिलेगा, तो हम चुनाव लड़ेंगे। आवेदन किया है, टिकट मांगने के लिए आवेदन किया है, उसमें ये मेरा नहीं है कि मुझे फाइनल हो गया है, लेकिन जो क्षेत्र का माहौल है, पार्टी का जो
इधर स्थिति है वो मेरे पक्ष में है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे पक्ष में निर्णय होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपको पूरा विश्वास है कि आपको टिकट मिलेगा मतलब? जी। ये अच्छी बात है। तो आप एक और बात बताइए मुझे, वर्तमान विधायक का भी फिलहाल ये कहना है कि फाफामाओ में बहुत विकास हुआ है, यहाँ तक कि सड़कों का जाल बिछ गया है। ऐसे में दूधनाथ सिंह पटेल जी इस बात से कितने संतुष्ट हैं? मैं इससे बिल्कुल नहीं सहमत हूँ। सड़कें अगर बनी हैं तो मुख्य सड़कें बनी हैं, और वो भी सड़कें पहले की बनी सड़कें हैं, उसको कुछ दुरुस्त किया गया है। लेकिन आज भी मैं कई सड़कों को आपके सामने नाम लेकर बता सकता हूं जिस पर आज गड्ढा बड़े बड़े हुए हैं, और सरकार का एक अभियान भी चला था कि गड्ढा मुक्त हम सड़कों को करना चाहते हैं, लेकिन उन गड्ढा मुक्त सड़कों को गड्ढा मुक्त नहीं किया गया, उस पर चलना दूभर हो गया है। हम चाहेंगे कि आप बताएं कि ऐसे मैं नाम बता रहा हूं, नवाबगंज से तहसील को जोड़ने वाली सबसे पुरानी और सबसे लंबी दूरी की सड़क नवाबगंज पवनाथ शास्त्री नगर मार्ग जिसको कहते हैं, उसकी दुर्दशा है कि उस पर जो आदमी साइकिल पैदल या किसी भी वाहन से चलता है तो महसूस करता है कि इतना बड़ा पिछड़ापन तो शायद कहीं नहीं होगा। इसी तरह होलागढ़ क्षेत्र में नियाईपुर की जो लंबी दूरी की नियाईपुर माइनर जोड़ती है, वो गदियानी को जोड़ने वाली सड़क है, इतनी जर्जर सड़क है। हनुमानगंज जो कल्याणपुर से हनुमानगंज गुलाब सिंह कटरा को जोड़ने वाली सड़क, उसकी सबसे बड़ी दुर्दशा है। इसके अलावा दर्जनों ऐसे संपर्क मार्ग हैं जो बड़े बड़े गांव को जोड़ते हैं, उस पर आज चलना दूभर हो गया है। आप जिला पंचायत का चुनाव 3 बार लड़ चुके हैं, ऐसे में 5 बार लड़ चुके 5 बार लड़ चुके हैं। तो ऐसे में आप मुझे ये बताइए कि जिला पंचायत का चुनाव विधानसभा के चुनावों को किस तरीके से प्रभावित करता है? जिला पंचायत का चुनाव और जिला पंचायत सदस्य की जो राजनीति है वो सोशल राजनीति है। जिला पंचायत में कोई भी हम लोगों को वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था में जो भी अधिकार होते हैं वो जिला पंचायत के अध्यक्ष को होते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष के नाते अगर हमारा कोई अध्यक्ष बन गया तो उनके कृपा से कुछ हम विकास के काम अपने क्षेत्र में करा लेते हैं। यदि हमारा अध्यक्ष नहीं है जी। तो हम सदस्य बन के 5 साल टहलते हैं, कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं करा पाते। लेकिन हम ईमानदारी से जिला पंचायत के अध्यक्ष जो हमारे दल के रहे उनके साथ रहा, उनको ईमानदारी से जिताता रहा, उनके नाते हमने काफ़ी विकास के काम सड़कों का और चीज़ों का अपने क्षेत्र में कराने का भी काम किया हूँ। सिंगमेरपुर में मैंने हैंडपाइप लगवाए, वहाँ शमशान घाट पे मैंने शव जलाने का सौदाह बनवाने का काम किया। दर्जनों सड़कें जिला पंचायत से मैंने बनवाने का काम किया। मैंने कछार में छुट्टा जानवरों की समस्याओं को निजात पाने के लिए कई ऐसे जो है कांजी हाउस का मैंने स्वीकृति करा अपने कार्यकाल में। तमाम काम हमारे कार्यकाल में हुई। कम से कम मैंने 50 से 45 जूनियर और प्राथमिक विद्यालयों का अपने क्षेत्र में निर्माण कराया। जब जिला पंचायत की जिला योजना समिति और जिला शिक्षा समिति से नए विद्यालयों का स्वीकृति हुआ करती थी, मैं जिला शिक्षा समिति का सदस्य भी था। इस नाते काफ़ी विद्यालयों का भी मैंने अपने क्षेत्र में बनवाने का स्वीकृत कराने का भी काम किया हूँ। सर, इस फाफामाओ विधानसभा चुनाव के लिए आपकी क्या रणनीति होगी फिर? हमारी एक रणनीति है कि मैं पूरा समय जनता के बीच में देता हूँ, गांव में जाता हूँ, लोगों के सुख दुख में शरीक रहता हूँ, लोगों के जो भी आयोजन होते हैं उसमें शरीक होता हूँ, और पार्टी के फोरम पे गांव में जाता हूँ, चौपाल लगाता हूँ, जनता से बात करता हूँ। प्रदेश की सरकार, देश की सरकार की जो अनुपलब्धता है, जो उनकी नाकामी है, उसको बताता हूँ, और माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो पूर्व की सरकार रही है उसकी उपलब्धियों को जनता के बीच में बताता हूँ। और बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं बात करता हूँ कि आरक्षण गया, नौकरी गई, नौजवान की सारी समस्याएं ये सरकार समाप्त नहीं करना चाहती है, और ऊपर से किसान आज परेशान है। जो 3 स्तरीय काला कानून आज किसानों के ऊपर थोपा गया है, आज गांव का किसान पूरी तरह परेशान है। एमएसपी लागू नहीं करना चाहते हैं, एमएसपी पे लोगों के अनाज को खरीदा नहीं जा रहा है, किसान गुस्से में है, महंगाई चरम पे है। ये स्थिति आज पूरे क्षेत्र में है। तो आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार इसके लिए कुछ कर पाएगी? पूरी तरह से समाजवादी पार्टी की पूरे बहुमत की सरकार बनेगी, और इलाहाबाद में, फाफामऊ में, सोराव में ऐसे सारे विधानसभाएं सीटें समाजवादी पार्टी की जीत कर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की झोली में जाएंगी, इसमें दो राय नहीं। कहा जा रहा है कि सूबे के उप मुख्यमंत्री फाफामऊ विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसे में आप अपने आप को कहां पाते हैं? यदि उन्हें फाफामऊ से चुनाव लड़ने का
अवसर उनकी पार्टी के द्वारा मिलता है और मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी का आशीर्वाद अगर मुझे मिलेगा तो मैं अपने को सौभाग्यशाली मानूंगा। और जनता मेरे साथ है, जनता मेरे साथ है, जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है और फाफा मऊ विधानसभा की सर्व समाज की जनता एक हलचल मेरे नाम पे पैदा करेगी और उनको एक रिकॉर्ड मतों से मैं हराकर निश्चित रूप से विधानसभा में पहुंचने का काम करूंगा। ये मुझे पूरा विश्वास है अपनी जनता पे, अपने लोगों सर, ये तो हुई दूसरी पार्टी की बात। अगर बात की जाए अपनी ही पार्टी की, तो ऐसे में कई सारे दावेदार फाफा मऊ विधानसभा से समाजवादी पार्टी के भी हैं। ऐसे में आप अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हैं? हमारी पार्टी के जितने लोग दावेदार हैं जी, सब लोगों का संकल्पबद्ध एक कथन है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जो हम सबके मुखिया हैं, नेता हैं, उनका आदेश जिस भी साथी कार्यकर्ता के पक्ष में होगा उसके लिए हम लोग मेहनत से जान लगा के उसको जिताने का काम करेंगे। कहीं किसी प्रकार का किसी के प्रति कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगा, किसी तरह का कोई विरोधाभास हम लोगों के बीच में न है, न आगे रहेगा, ना ही सीट के लिए कोई लालच रहेगा, न कोई इस तरह टाइप का लालच। और जो भी जीतेगा आप लोग सब उसकी मदद करेंगे। जो भी जीतेगा हम उसके साथ रहेंगे, वो हमारा विधायक रहेगा, वो हमारी सरकार बनाने में हिस्सेदार बनेगा, इसलिए हम लोगों के सौभाग्य होगा। हमको विधायक बनाना है, हमको ये कहीं नहीं है हमारे किसी आवेदक साथी में, ना हमारे मन में है कि हम बने तो अच्छा, अगला बने तो अच्छा, वो न बने, ये कहीं नहीं है। हम लोगों के एक लक्ष्य है और उसी लक्ष्य पे काम कर रहे हैं कि हमको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाना है और उत्तर प्रदेश में जो जंगल राज है इसको खत्म करना है। जी, इसी के साथ मैं लेना चाहूंगी एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जी सर। सर, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि आप फाफा मऊ विधानसभा से अभी चुनाव लड़ने वाले हैं, तो ऐसे में सबसे बड़ी समस्याएं आपको क्या दिखती हैं यहाँ की? हमारे यहाँ भाई सबसे बड़ी समस्या ये है कि सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ किसान परेशान है जी। सबसे बड़ी समस्या है कि किसान परेशान है। किसान कई एंगल से परेशान है। एक तो किसान की सारी फसलें छुट्टा जानवर चर रहे हैं खुलेआम, जिसको हम योगी जी का सांड कहते हैं दूसरे शब्दों में। वो सारे जानवर आज किसान की कोई जात नहीं होती है, वो सारे किसानों की फसलें जिस तरह चली जा रही हैं कि इस कड़कड़ाती जाड़े में लोग अपने घरों से निकलकर अपनी फसलों को ताका करते हैं, मचान बना के उसमें रहते हैं। लोग शाम को उसमें घेराबंदी करते हैं और तमाम लोग जो सक्षम लोग हैं, जो गरीब हैं, वो तो ताकते हैं, उसका रखवाली करते हैं। तो इन समस्याओं का आपके लिए क्या, आप इसके लिए क्या करने वाले हैं? अब हमारी सरकार आएगी, हम उस पे हमारी सरकार नीति बनाएगी, कोई न कोई बेहतर नीति बनाएगी और किसानों की फसलों को हम सुरक्षित करेंगे, उस समस्या से निजात दिलाने का काम करेंगे। केवल किसानों के अलावा और क्या? किसानों के अलावा हमारे यहाँ गरीब परेशान है। जिस तरह कोरोना काल में फुटपाथ पे डेली खाने कमाने वाला व्यक्ति है, आज पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। कोरोना काल में दुकानें नहीं चली, फुटपाथ पे दुकानें लगा नहीं पाया, कोई किसी तरह की उसको कमाई नहीं हो पाई, लोग परेशान हैं, परिवार उनके लिए चलाना मुश्किल हो गया है, वो टूट सा गए हैं। लेकिन धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी फिर फुटपाथ पे अपना कमाने खाने के लाइन से परिवार चलाने की स्थिति में हो गए हैं। निश्चित रूप से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी तो वो गरीबों के लिए प्रथम दृष्टया निश्चित रूप से एक बेहतर नीति बनाएंगे और गरीबों को उद्धार करेंगे, ऐसा हम लोगों को पूर्ण विश्वास है। सर, ऐसा माना जाता है कि आप सपा महासचिव इंद्रजीत सरोज के बहुत करीब हैं। ऐसे ही उनके और दो करीबियों ने भी आवेदन किया है। ऐसे में आप ये बताइए कि क्या सपा महासचिव के आगे कोई धर्म संकट नहीं खड़ा हो गया है? वो हमारे नेता हैं जी और राष्ट्रीय महासचिव हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी उनके ऊपर पूरा आस्था और विश्वास करते हैं और हम लोगों को अपने नेता पे पूरा भरोसा है। कहीं कोई अन्य साथियों में या हमारे में उनके बीच में कोई विरोधाभास नहीं है। वो कहीं न कहीं किसी के पक्षधर बात कभी नहीं करेंगे, ये हम लोगों को विश्वास है। जो कार्यकर्ता, जो साथी, चाहे उनके साथ निकट का हो या 2 कदम दूर का हो, जो चुनाव जीतने लायक की स्थिति में होगा
उसकी वो जरूर सिफारिश करेंगे, पैरवी करेंगे, इसलिए कि सरकार बनाना है, जिताऊ प्रत्याशी को उभार के लाना है, इस टाइप वो प्रयास करेंगे, उनकी ये सोच है। ये सारी तो बातें हुई कि आप अपने विधानसभा में क्या करने वाले हैं। आप मुझे ये बताइए कि 2022 के चुनाव में एक नागरिक के रूप में आप किन दलों को खिलाड़ी के रूप में देखते हैं? अब खिलाड़ी तो सबसे बड़ी खिलाड़ी ये भारतीय जनता पार्टी को मैं मानता हूँ, क्योंकि उसके साथ आरएसएस का संरक्षण है, आरएसएस उसकी माई बाप है। आरएसएस से बड़ा खिलाड़ी इस देश में मैं किसी को नहीं मानता हूँ, और आरएसएस ऐसा खिलाड़ी जो भारतीय जनता पार्टी ऐसे राजनीतिक दल को प्राप्त हो जाए तो वही कुशल खिलाड़ी है, और उससे हमारी मुकाबला है। जनता इस सरकार को पूरी तरह फेल मान रही है, हर ओर नाराजगी बढ़ती जा रही है, और उन मतदाताओं में खासतौर से नाराजगी बढ़ती जा रही है जिन मतदाताओं ने इस सरकार को बनाने में अहम रोल अदा किया है, उनमें सबसे ज़्यादा नाराजगी है। कहने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं, हम समाजवादी लोग हैं, लेकिन जिन लोगों ने इस सरकार को बनाने का अहम रोल किया है उन लोगों की नाराजगी बढ़ती है। तब हम लोगों को विश्वास हो जाता है कि आने वाला समय समाजवादियों का है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, समाजवादी पार्टी का है। आपको नहीं लगता कि बीजेपी के आक्रामक चुनावी रणनीति के आगे आप लोगों को गठबंधन करने की जरूरत है? बीजेपी के सारे आक्रामक हथकंडे का खुलासा हो चुका है। उनके पास हिंदू मुस्लिम के अलावा और कोई मुद्दा नहीं है, न कोई डेवलपमेंट का मुद्दा है, न किसी तरह का कोई उनके पास अच्छी नीति है जो गरीब को उद्धार कर सकें, लोगों को भला कर सकें। एक ही मुद्दा है जिसको पूरी जनता जान चुके हैं, वो है हिंदू मुस्लिम। वो हिंदू मुस्लिम मुद्दे को निश्चित रूप से मान के चल रहे हैं, जनता में बताने का भी काम कर रहे हैं कि जब चुनाव आएगा तो कोई सर्जिकल स्ट्राइक पैदा हो जाएगी, जब चुनाव आएगा तो कोई बड़ा मुद्दा हिंदू मुस्लिम का आ जाएगा लोगों की संपत्ति लेने के लिए। लेकिन जनता वो जान चुकी है, हम लोग भी बताने का प्रयास कर रहे हैं। सर, आपको नहीं लगता कि जितनी भी पूर्व की सरकारें हैं उन्होंने अपराध पर अंकुश लगाने का कोई काम नहीं किया, इसी वजह से बीजेपी को जगह ही मिल पाई? अपराध पे जिस तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार में अंकुश लगा था, आज भी सरकारी आंकड़े को अगर आप सर्व करेंगे तो जिस तरह सा ग्राफ आज अपराध का बढ़ा है, और 5 वर्षों का जो माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार का ग्राफ है वो कई गुना बहुत नीचे जाता है। इसलिए हम लोगों का और जनता को ये भरोसा है कि अपराध उनके ही कार्यकाल में रुकेगा, अपराधी भागेंगे और अपराध बंद होगा, हम लोगों को ये पूरा भरोसा है। सर, किसान आंदोलन हो या महंगाई हो, अब समाजवादी पार्टी कोई आंदोलन करती हुई नहीं दिखती है। आप क्या कहना चाहते हैं कि ट्विटर पे कुछ लिखने से ही आंदोलन हो सकता है? ये ट्विटर की राजनीति हो रही है। एक्चुअल में चाहे वो किसानों की समस्या हो, चाहे वो समय समय पे प्रदेश सरकार की तमाम खराब नीतियों के खिलाफ अगर इस उत्तर प्रदेश में कोई भी राजनैतिक दल अगर सड़क पे संघर्ष कर रहा है, विरोध कर रहा है, लड़ाई लड़ रहा है, तो है समाजवादी पार्टी। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी समय समय पे लखनऊ से निर्देश देते हैं, और सभी जिले के समाजवादी पार्टी के साथी, चाहे वो जिला मुख्यालय पे हम लोग ज्ञापन के माध्यम से, धरने के माध्यम से, या तहसील में धरना ज्ञापन प्रदर्शन के माध्यम से सारी नीतियों का विरोध करते हैं। लेकिन अफसोस और दुर्भाग्य है कि आज इस सरकार में पहले ऐसी सरकार चल रही है जहां लोकतंत्र की खुलेआम हत्या हो रही है। हम लोग अपना प्रदर्शन भी नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग अपना ज्ञापन भी नहीं दे पा रहे हैं, हम लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है, ज्ञापन देने से मना कर दिया जाता है, घरों से ही पहले हम लोग गिरफ्तार करके थाने में बैठा दिया जा रहा है। ये पहली बार इस सरकार में हम देख रहे हैं, इसलिए हम घोर निंदा करते हैं ऐसे अलोकतांत्रिक सरकार में, ऐसे ये तो इस अलोकतंत्रवाद के खिलाफ आप लोग कोई एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? एक्शन हम लोग लगातार एक्शन ले रहे हैं, लगातार विरोध कर रहे हैं। अभी कचहरी में हम लोगों का जिला स्तरीय ज्ञापन देने का कार्यक्रम हुआ था, हजारों की संख्या में समाजवादी कचहरी में सड़कों बैठ गए थे, हम लोगों को गिरफ्तार किया गया, पुलिस लाइन में सारे दिन बैठाए गए, 875 लोग जो है पुलिस लाइन में हम लोग गिरफ्तार करके बैठाए गए। ये बड़ी तादाद होती है, गिनती की ये बड़ी तादाद होती है। तो क्या आप लोग कोई लीगल एक्शन भी ले रहे हैं इस सबके? लीगल एक्शन क्या भाई, लीगल लोकतंत्र में हमारा अधिकार है विरोध करना, हम विरोध करेंगे, वो उनका काम है, एफआईआर करें, वो कार्रवाई करें, ये उनका अपना विषय है। लेकिन लोकतंत्र में हम समाजवादी लोग निरंतर आवाज बुलंद कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष करते रहेंगे। अगर आप विधायक बन जाते हैं तो आपका पहला काम क्या होगा? हम अपने क्षेत्र में अमन चैन पैदा करना चाहेंगे,
किसी तरह का किसी वर्ग के बीच में कोई भेद न हो, एक बेहतर भाईचारा पैदा हो, सबके साथ हम भाईचारा पैदा करके रह सकें, उनके बीच में व्यवहार कर सकें और क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो। सर्वांगीण विकास होगा, ऐसा हम लोग प्रयास करने का प्रयास करेंगे। मैं एक उदाहरण फिर देना चाहता हूं कि मैं 4 बार जिला पंचायत सदस्य रहा। जिस जिला पंचायत में कोई वित्तीय पावर नहीं है, कोई प्रशासनिक पावर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जनता मुझे बार बार चुनाव इसलिए जिताती है कि लोगों के सुख में दुख में बिना भेदभाव के मैं परमानेंट रहता हूं और आगे अगर उस रूप में मुझे अवसर मिलेगा तो उसको और बेहतर तरीके से उसको कामयाब करने का काम करूंगा। आखिर में आप अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं विधानसभा की जनता के प्रति शुभकामना व्यक्त करता हूं और अपने प्रति भी पूर्ण विश्वास व्यक्त करता हूं कि निश्चित रूप से जिस तरह से मेरे क्षेत्र के लोगों का, सर्व समाज के लोगों का मेरे प्रति जो स्नेह है, प्यार है और सहयोग मेरे प्रति बना है, वो आगे भी बना रहेगा और मैं भी उनके आशा उम्मीद पर निरंतर खड़ा रहूंगा। ये मैं संकल्प उनके प्रति दोहराता हूँ। दूधनाथ सिंह पटेल जी, आपका हमारे शो पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ थे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता दूधनाथ सिंह पटेल जी, जिन्होंने हमें बताया कि वो विकास की राजनीति करना चाहते हैं और वो जनता के हर सुख दुख में उनका साथ देंगे और इसके लिए वे संकल्पबद्ध हैं। ऐसे ही कई सारे नेताओं से आपकी मुलाकात हम कराते रहेंगे। इजाजत दीजिए मुझे यानी कि प्रज्ञा वत्सल मिश्रा को और देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो।